फेजर डायग्राम्स हमें इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि हम लोग 6 तरह के सर्किट इस सिलेबस में पढ़ेंगे. बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी गिव यू द 6 टाइप्स ऑफ सर्किट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर चैप्टर. सबसे पहले रहेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट. कल किया था हमने, आज थोड़ा सा रिवाइज में आपको करा दूंगी. फिर रहेगा प्योर इंडक्टिव सर्किट. इसका क्या मतलब है? प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव. और तीसरा प्योर कैपेसिटिव सर्किट. इसका मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक सर्किट एलिमेंट है. प्योर रेजिस्टिव सर्किट कैसे? एक रेजिस्टेंस है और उसको एसी से कनेक्ट कर दिया. दिस इज एसी सोर्स. E is equal to E naught sin omega t. ये हमारा रेजिस्टेंस है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर? सर्किट में हम करंट की डायरेक्शन बनाते हैं ना. मैं कहाँ बनाऊं, किस साइड से बनाऊं करंट की डायरेक्शन? There is no current direction. There is no current direction. You are very right. There is no current direction because of this. At every instant the direction of current is changing. इसलिए इसमें हम सर्किट में करंट की डायरेक्शन नहीं बनाते. ठीक है. तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट वो सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है. प्योर इंडक्टिव सर्किट वो सर्किट जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक एसी सोर्स है. सिमिलरली व्हाट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट? एक कैपेसिटर लगा है और एक एसी सोर्स लगा है. ठीक है. सी इज द कैपेसिटर, एल इज द इंडक्टर. तो ये तीन सर्किट्स हम लोग पढ़ेंगे. जब हम ये तीन सर्किट पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग सर्किट्स को मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं और इसी को हम फेजर डायग्राम्स के तरीके से समझते हैं. नाउ व्हाट आर दीज फेजर डायग्राम्स? दिस आई विल टेल यू नाउ. ठीक है. सो ये तीन सर्किट्स हम लोग प्योर के पढ़ेंगे, बाद में इनको कंबाइन कर देंगे. लेट मी राइट ऑल द 4-6 सर्किट्स व्हिच वी हैव टू स्टडी, देन आई विल टेक यू टू व्हाट इज फेजर डायग्राम. फोर्थ सर्किट जो हम पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन में है. रेजिस्टेंस and a capacitor connected to an AC source. This is RC circuit. LC circuit पढ़ेंगे, LR नहीं पढ़ेंगे हम लोग. एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है and connected to an AC source. और सिक्स्थ जो मेन है जिसको LCR सर्किट बोलते हैं, उसमें तीनों एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे. तो ये छहों के छहों जो सर्किट्स हम देख रहे हैं, इन 6 सर्किट्स को हम लोग पढ़ेंगे और हर सर्किट का एक तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होगा और एक फेजर डायग्राम हम बनाएंगे. हम फेजर डायग्राम से समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो लेट मी टेक यू टू द फैक्ट व्हाट इज अ फेजर डायग्राम. इसमें जगह नहीं है, सो लेट मी स्टार्ट विद द न्यू स्क्रीन. ऑलराइट. सबसे पहले फेजर डायग्राम. Analysis of any AC circuit is facilitated by the use of phasor diagram. कोई भी सर्किट एसी का जब हम पढ़ते हैं तो फेजर डायग्राम इसमें यूज करते हैं. व्हाट इज फेजर डायग्राम? इसको समझने के लिए आप समझेंगे व्हाट इज अ फेजर. फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर. हमने साइन वेव ली है, कॉस भी ले सकते हैं वेव. जो एसी करंट है वो साइन वेव की फॉर्म में चलता है. It is a rotating vector. That is why we study phasors and phasor diagrams in AC. What is a phasor? Once again, it is any rotating vector which represents. क्या represent करता है ये? A quantity, physics की quantity है, जैसे current है, EMF है, which is varying sinusoidally with time. जो टाइम के साथ साइन की कर्व में या कॉस की कर्व में वेरी करता है. दिस इज कॉल्ड अ फेजर.
इस फेजर को हम, इस वेक्टर को हम इमेजिन करते हैं कि ये रोटेट करता है विद एन एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है जब ये रोटेशन है, so we have a certain angular velocity. This phasor is rotating with an angular velocity of that particular quantity. जैसे हमने दिया है करंट AC, I is equal to I naught sin omega t. यहाँ पर ये रहा इसका phase angle, and this is the angular velocity. Remember what is angular velocity? 2 pi by t. So what is a phasor diagram? Phasor diagram is a diagram which considers phasor and it considers at what angle 2 or 3 phasors are inclined to each other. हम लोग दो फेजर लेंगे, एक तो हम लेंगे I, दूसरा हम लेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी. जो EMF है जिसके कारण ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो डायग्राम है वो हमारा फेजर डायग्राम होगा. इस फेजर डायग्राम में हर फेजर को, हर फेजर, एक ये फेजर है I और एक ये फेजर है E, इन दोनों फेजर्स को हम एरोस से रिप्रेजेंट करेंगे. पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ये I नॉट and peak value of alternating EMF E naught, they are represented by arrows, and these arrows are called as phasors. थोड़ा सा समझिए इसको. phasor is a rotating vector. Once again, अब इसको मैं समझाती हूँ इससे कोरिलेट करके. जो मैंने कहा, एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो साइनसॉइडली टाइम से वेरी कर रही है. तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये सब टाइम से वेरी कर रही है साइनसॉइडली. E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी वेरी कर रही है. तो इन दोनों क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर फेजर है. जैसे यहाँ पर I नॉट ले रही हूँ मैं, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ फेजर, फेजर डायग्राम्स कैसे बनाते हैं हम लोग. I hope you are able to see this on your screen. Yes, just coming. The phasor diagrams we draw by taking x and y axis. ठीक है. x और y axis में क्या क्या करते हैं हम लोग? Peak value of alternating current and peak value of EMF are rotated by arrows. They are inclined to the horizontal axis at omega t. ये रहा omega t. ये जो sin omega t है उसका omega t, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. और जो लेंथ है एरो की, कितना बड़ा एरो बनाए, क्योंकि आपको पता है वेक्टर्स, वेक्टर्स में लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो जैसे मैंने ये पूरा बना दिया, ये लेंथ मैंने ले ली. दिस लेंथ ऑफ एरो represents the maximum value of the quantity. जैसे मैंने ये E नॉट रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो ये मेरा E नॉट हो गया. ठीक है. कल हमने देखा था कि करंट और EMF they are in the same phase, तो ये I नॉट का एरो. तो यहाँ पर मैंने आपको दो फेजर्स ड्रॉ करके दिखाए हैं. both of them are moving in the anti-clockwise direction. The projection of these two arrows on any axis, ये x axis है, ये y axis है, हम इसका प्रोजेक्शन I नॉट का x axis पे भी ले सकते हैं और हम y axis पे भी ले सकते हैं. The projection of arrow on any axis represents the instantaneous value of this quantity. I is equal to I naught sin omega t. ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये इसका प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस है. जैसे ये साइन है, साइन का प्रोजेक्शन हम लोग लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पे. दिस इज I. व्हाट इज I? I इज I नॉट साइन ओमेगा टी. और अगर हमारा ये वैल्यू होती I नॉट कॉस ओमेगा टी, तो कॉस का प्रोजेक्शन हम लोग लेते हैं x एक्सिस. ठीक है. In the sine form, the projection is taken on the vertical axis, and in the cosine form, projection is taken on the horizontal axis. और क्योंकि अब हम यहाँ साइन की फॉर्म में ले रहे हैं, let me take this, we are taking ये वाला ले रहे हैं हम लोग sin omega t. So our projection will be on
वाई एक्सिस। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या है, ये हमने जैसे 11 में पढ़ा था, साइन वेव होता है उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों होता है, ये वही सेम चीज है। द प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज E and I naught, ठीक है, they are represented by the angle between the two vectors। जैसे ये केस है I is equal to I naught sin omega t और E is equal to E naught sin omega t, यहाँ पे फेज का कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने इसके आगे फाई नहीं लिखा या मैंने इसके आगे -5 भी नहीं लिखा। कुछ क्वांटिटीज ऐसे लिखते हैं हम लोग, I is equal to I naught sin omega t plus 5, तो इसको बोलते हैं फेज। ये फाई जो एंगल है ये फेज है। अगर आप आई और ई को कंपेयर करो यहाँ पर, तो आई और ई के बीच में साइन ओमेगा टी, आई और ई के बीच में साइन ओमेगा टी में ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। इसका मतलब आई जो वैल्यू है करंट की, ये फाई एंगल आगे चल रहा है ई से। तो ये सेम, ये डायग्राम अब नहीं रहेगा, इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, हमारे पास दो इक्वेशन है, I is equal to I naught sin omega t, E is equal to E naught sin, this is plus 5, मैंने आपको प्लस 5 करने को बोला है, ओमेगा टी। तो इसका डायग्राम, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, जो हमारी पहली क्वांटिटी है उसका ये मैक्सिमम वैल्यू E नॉट, और जो दूसरी क्वांटिटी है फाई एंगल से आगे है, ये तो ओमेगा टी है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नजर आए। ओके, दिस वैल्यू इज गिवन एज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब I इससे फाई आगे है, तो हम I को यहाँ बनाएंगे, ये है फाई एंगल। अब ये दोनों फेजर जो हैं ये अलग अलग लाइन से शो हो रहे हैं, दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। So phasor diagrams help in establishing a relation between two phasors। दोनों फेजर रोटेटिंग है और दोनों फेजर्स कैसे मूव कर रहे हैं एसी सर्किट में, ये हमें फेजर डायग्राम से पता लगता है। ठीक है, अगर फेजर डायग्राम हम बना रहे हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों सेम होते हैं, I is equal to I naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t, कोई फेज का डिफरेंस नहीं, तो ये डायग्राम बनता है इसका। मैं दोबारा बना देती हूँ, थोड़ा सा हमने कल समझा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट को, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ यहाँ से सीधा। अगर आपको समझ में नहीं आए आप मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा दोबारा भी बता दूँ। दिस इज ई नॉट और इसी पे दूसरा वेक्टर आई, ये फेजर डायग्राम है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये फेजर डायग्राम है किसी भी जनरल सर्किट का जिसमें करंट और ईएमएफ कुछ वैल्यू से अलग है। दिस इज ई नॉट, दिस इज आई, तो इसकी प्रोजेक्शन ये रही, ठीक है, जो कि फेज फाई से डिफरेंट है। अब आप पहले पूछो, मुझे पता है कुछ आधे लोगों को समझ में अभी नहीं आया है, पूछो क्या पूछना है। मैम, ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन सेम है क्या? ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन सेम है तब जब वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। मैंने बताया ना हम 6 सर्किट्स पढ़ेंगे, 6 सर्किट में फेजर डायग्राम अलग अलग बनेंगे। कैसे आया सेम, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ, चलो इसको। लेट मी टेक यू टू वंस अगेन द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। दोबारा से इसको फेजर डायग्राम बनाते हैं एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। पहले एक सर्किट को समझते हैं, ठीक है, ये हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें एक ईएमएफ लगी है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्योर सर्किट तो समझ में आते हैं क्या होता है। अब इस प्योर सर्किट में हमारे पास वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे हमें बताना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट। हाउ डू यू कैलकुलेट करंट? Current is simply calculated as I is equal to EMF upon resistance। EMF कितना है? E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। ये E नॉट अपॉन R है जो,
इसको हम आई नॉट कहते हैं। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट और आई नॉट ये मैक्सिमम वैल्यूज है, एंड ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो अब ये दोनों केस में दोनों ही सेम टाइप की साइनोसॉइडल इक्वेशंस है, तो इनको फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें? फेजर डायग्राम में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक फेजर ये रहा ई नॉट, इसका हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो जो ये प्रोजेक्शन है, जैसे इसका नाम मैं दे देती हूँ ओरिजिन से पी पॉइंट, और दूसरा वेक्टर है वो भी सेम एंगल पे है ओमेगा टी, प्लस फाइव तो गया ही नहीं, तो दोनों ही एक ही ओमेगा टी एंगल पे आपको मिल जाए। दिस इज पी प्राइम। ओ से लेकर पी जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी को। ओ पी प्राइम ये जो डिस्टेंस है दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं वाई एक्सिस पे इतना डिस्टेंस, ये रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को, और जो ये प्रोजेक्शन है इतना डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। दिस इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट विद द फेजर डायग्राम। प्रोजेक्शंस जो हैं वो फेजर डायग्राम्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वोल्टेज और करंट जो है आर दे वेक्टर्स और आर दे स्केलर? स्केलर। Bhavya is saying it is scalar. Anybody else? Is voltage a scalar quantity? Is current a scalar quantity? है ना, कुछ तो बोलो। यस मैम। Yes, they are. तो मैं तो आपको बोल रही हूँ हम इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेजर डायग्राम है ही यही कि आप वेक्टर्स ले रहे हो और वेक्टर्स जो उसका प्रोजेक्शन है वो पूरी क्वांटिटी बता रहे हैं। तो वोल्टेज और करंट एसी सर्किट में वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खुद स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनफैक्ट जो एम्पलीट्यूड है और फेज है इन दोनों स्केलर्स का, उसको जब हम मैथमेटिकली कंबाइन करते हैं, they are combined in the same way as the projections of rotating vectors. कोई भी रोटेटिंग वेक्टर होता है, अगर उसको मैथमेटिकली कंबाइन करो, मैथमेटिकली कंबाइन ये और ये हो रहे, voltage and current they are scalar quantity, but they are still represented by vectors or phasors because amplitude and phase एक तो ये रहा इसका एम्पलीट्यूड और फेज तो इसमें जीरो ही है दोनों में, इस ऑफ हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर्स। ये स्केलर जो हार्मोनिकली वेरी करते हैं साइन से, जब इसको मैथमेटिकली आप ऐड करोगे तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो रोटेटिंग वेक्टर की ही तरह होता है। इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इसको हम वेक्टर की तरह शो कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मैम कितनी होती है? मैम हरीश, मैम आपकी आवाज कट गई लास्ट में। आवाज कट गई, दोबारा बता देती हूँ। यस वोल्टेज मैम। और करंट एसी सर्किट में फेजर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट है ये, तो आप फेजर डायग्राम्स पढ़ेंगे एसी सर्किट में, आज हम फेजर ही पढ़ रहे हैं। तो वोल्टेज और करंट जो कि खुद स्केलर हैं, वेक्टर नहीं है, फिर भी हम उनको वेक्टर्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है करंट और वोल्टेज का इन केस ऑफ एसी सर्किट्स, ठीक है, करंट और ईएमएफ इसका जो एम्पलीट्यूड है
और जो इसका फेज है वो हार्मोनिकली वेरी करता है, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी मतलब हार्मोनिकली वेरी करना। और जब हम इसको कंबाइन करते हैं, साइन को और साइन इस करंट के और वोल्टेज के साइन को जब हम कंबाइन करते हैं, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल ऐसी ही प्रोजेक्शन होती है जैसी रोटेटिंग वेक्टर्स की प्रोजेक्शन होती है। इसीलिए हम ईएमएफ और करंट जो कि स्केलर है, फिर भी हम उनको वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये साइन एंगल जो है ना, इसके कारण हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि साइन जो है उसको आप प्रोजेक्टिंग वेक्टर लेते हैं। आपको प्रोजेक्टिंग वेक्टर थोड़ा सा याद दिला देती हूँ क्या, मैं डायग्राम बनाती हूँ, अगर आपको याद आ पाए तो ठीक है। ये मैंने आपको अभी बना के बताया ई नॉट, ठीक है। इसके आगे मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ साइन वेव का। ऑलराइट, ये ऐसे मूव कर रहा है और एक्चुअली ये वेव ऐसे चल रही है। तो ये जो मैंने बनाया है, इसको ये दोनों सेम है, ठीक है, दे आर सेम। देखिए कैसे बना रही हूँ मैं। इसका जो मैंने प्रोजेक्शन दिया वो मुझे दे रहा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो आ रहा है मेरे पास, ये भी वही आ रहा है सेम, क्योंकि मेरे पास ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे मूव करता हुआ दिख रहा है। मैंने यहाँ पे लिया आई नॉट। अगर मैं आई नॉट भी ड्रॉ करूँ, दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ, सो इट इज लाइक दिस। सो यहाँ पर इसी पे सेम वैल्यू आ रही है, ऊपर ले जाते हैं, just like this. So current is given by this line and this is given by this line. ये जो waves हैं ये वेक्टर ही हैं, जो साइन ओमेगा टी की इक्वेशन फॉर्म में आ रही होंगे, ये सेम है इसके। दिस इज ओमेगा टी, ये जो लाइन है दिस इज गिविंग यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इतना आई नॉट साइन ओमेगा टी दे रहा है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रही साइन ओमेगा टी। ये जो चीज है ये हमें दे रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सो वी हैव अ फेजर representing both the vectors, and since they are in the same phase so it is omega t। ये दोनों ही ऐसे मूव करेंगे, थोड़ी और देर में देखो कहाँ पहुंचेंगे, थोड़ी और देर में ये यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। पहले ये यहाँ थे, अब ये दोनों के दोनों वेक्टर्स यहाँ पहुंच गए, तो अब इनकी प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगी। आप इसको इससे को रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे जैसे आप ये घुमाते चले जाओगे आपको एक वेव जनरेट होती चली जाएगी, इधर से घुमाते जाएंगे उधर से वेव जनरेट हो जाएगी। तो जो भी फेजर्स हैं वो साइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द फेजर्स रिप्रेजेंट, in this case they are represent sinusoidal currents और voltage, इसलिए हम फेजर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ इंडक्टर का, सेकंड केस भी हमारा डिस्कस हो जाएगा। उससे क्या है आपको और अंदाजा होगा कि फेजर डायग्राम्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। लेट मी टेक नाउ द केस ऑफ प्योर इंडक्टर इन एसी सर्किट। सेकंड सर्किट है जो हमारा, यहाँ पर क्या है दोनों सेम में है, तो इसलिए शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो। अभी मैं इसको चेंज करती हूँ, आप इसको वेव को भी देख पाएंगे। प्योर इंडक्टर इन एसी सर्किट, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे हम लोग, एक डायग्राम बनाएंगे प्योर इंडक्टर का, एक एसी लगा दिया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इंडक्टर लग गया। अब हमें इसमें करंट बताना है कितना है, कहाँ से बताएंगे।
पिछली बार तो हमारे पास बहुत इजी सा काम था। इसमें हमने क्या किया था, करंट बताने के लिए रिलेशन था I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ठीक है, हो गया। ई हमारे पास ऑलरेडी है, आर है, तो बन गया करंट। अब यहाँ पे कैसे बनाओगे करंट? ई अपॉन आर तो कर नहीं सकते, आर है ही नहीं हमारे पास। मैम वो फॉर्मूला था ना, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, उससे कर माइनस सकते हैं। एल डी आई अपॉन डी, यू आर राइट। एक ये इक्वेशन आ गई, दूसरी ये इक्वेशन आ गई। कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। वी हैव ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एल डी आई बाई डी टी, माइनस साइन गिव्स यू द डायरेक्शन। So what is di? Di is equal to E naught sin omega t dt अपॉन L। अब I कैसे निकालेंगे? di आया अभी तो हमारे पास, इंटीग्रेट कर देंगे मैम। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, E naught अपॉन L sin omega t dt is equal to इंटीग्रेशन ऑफ di। ठीक है, तो I is equal to E naught अपॉन L sin omega t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? You remember it is minus omega cos omega t। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई। इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट? ये जो वैल्यू है ये आई नॉट दे रही है, आई नॉट cos omega t, where I naught is given as E naught upon minus omega L। What is omega? Angular frequency। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई। अब देखो, ये करंट है आई नॉट cos ओमेगा टी, और ई नॉट क्या था? ई नॉट sin ओमेगा टी। आर दे इन द सेम फेस? मैम एक साइन में एक कॉस में। एक साइन में आया, एक कॉस में आया। पर मैम उनके वो तो सेम ही होते हैं। क्या? मैम पाई बाय 2 का डिफरेंस है। यस मैम। पाई बाय 2 का इसमें डिफरेंस आ रहा है। लेट मी सी हाउ। कैसे आ रहा है डिफरेंस? लेट मी सी। आई इज इक्वल टू आई नॉट, अगर मैं साइन की टर्म्स में लिखूं इसको, व्हाट कैन आई राइट? cos ओमेगा टी इज गिवन एज sin पाई बाय 2, माइनस चल रहा है साथ में, सॉरी, आई नॉट इज दिस, माइनस चल रहा है, आई नॉट इज ई नॉट अपॉन ओमेगा टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट cos ओमेगा टी, माइनस साथ में नहीं लिया, आई नॉट की तो वैल्यू अलग। तो साइन व्हाट इज cos ओमेगा टी? इट इज sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, यही होता है। माइनस पहले लगा हुआ है, अब माइनस माइनस प्लस कर दें तो अब आया साइन ओमेगा टी, घुमा देंगे इसको तो माइनस ऑफ पाई बाय। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैम ये क्या पाई इस बाय पर 2 माइनस ओमेगा टी को ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कैसे लिख दिया? ये रहा ना एक माइनस, ये लो मैं लिख के बताती हूँ, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन, माइनस कॉमन ले लें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस पाई बाय 2। व्हाट इज दिस माइनस एंड माइनस? प्लस। डू वी गेट दिस इक्वेशन? हुआ कि नहीं हुआ? मैम एक कहाँ बार कंफ्यूजन वापस आई? बताना। कंफ्यूज हो गए हैं?
चलो दोबारा से बता देते हैं। देखो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई, यहाँ तक तो ठीक था। यस मैम। इसको भी हटा देते हैं, वापस चलते हैं। अब इसको मैं ले रही हूँ आई नॉट, तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। मैं इसको कंपेयर करना चाहती हूँ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो आपको लग रहा है एक साइन एक कॉस दोनों ही तो सेम है, तो सेम करने के लिए मैं चेक कर लेती हूँ। मैं इसको भी आई की इक्वेशन को साइन के टर्म्स में लिख लेती हूँ। साइन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? व्हाट इज cos थीटा? पाई बाय theta is 2 given as माइनस थीटा कर देंगे। cos theta is given as sin pi by 2 minus theta। यस ठीक है, यस cos मैम। theta is sin pi by 2 minus theta। इसमें भी दिक्कत है? नहीं मैम। नो ठीक मैम। है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। साइन माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू आई, माइनस माइनस प्लस, सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। अब ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन कंपेयर करो। इसमें अब हमारे पास एक फेज एंगल आ गया है। इसको आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड दैट फाइव इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव बाय 2। इसका मतलब 3 और 4 इन इक्वेशंस में अब एक फेज आ गया, और कोई फेजर डायग्राम अब हमारी मदद करेगा इस फेज को समझने में। लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रखा है एक फेजर से। इसकी प्रोजेक्शन जब मैं वाई एक्सिस पे लेती हूँ तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये डिस्टेंस मेरे को प्रोजेक्शन दे रहा है। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। अब मेरा जो करंट है उसको मैं कहाँ ड्रॉ करूँ? ये तो पाई बाय 2 पीछे है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो एक मैं 90 डिग्री पे पीछे वेक्टर बनाऊंगी जो कि आई नॉट है। this projection now will give me I is equal to I naught sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय। ये प्रोजेक्शन जो है इस वेक्टर। अब मैं इसका वेव डायग्राम बना के देखती हूँ सामने इसके। ठीक है, ये ई और आई दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू आ रही है ई नॉट की। ये चल रहा है ई नॉट। मैं करंट के लिए दूसरा वेक्टर ले लेती हूँ। नाउ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट। यहाँ पे मैक्सिमम चल रहा है I naught. This is the equation of current and this is the diagram for E. दोनों में फेज का डिफरेंस आ गया। पिछले डायग्राम से जो है क्या इधर, हाँ, दोनों सेम थे, एक ही जगह से निकल रहे थे। थोड़ा सा और क्लियर करना, बहुत अच्छा हो गया। एक ही जगह से दोनों निकल रहे थे। ठीक है, और उसके वैल्यूज अलग अलग थी। मैंने अलग अलग वैल्यू निकाल के आपको बताई। इनका एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब जगह सेम है। लेकिन अब इस केस में आप डायग्राम्स ही अलग देख सकते। इसका प्रोजेक्शन और इसका प्रोजेक्शन हमें कंप्लीट वेव दिखा रहा है। So in the case of AC circuit containing only pure inductor, AC current, इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैं रेड से लिखती हूँ, लैग्स, पीछे रह गया, लैग्स बिहाइंड बाय बाय या फिर 90, दैट इज 1/4 ऑफ अ पीरियड।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय दिस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन एसी इन प्योर इंडक्टिव सर्किट voltage leads by current by an angle of pi by 2. Voltage is leading current by an angle of pi by 2. तो जैसे जैसे हम इसको टर्न करते जाएंगे, आप कई बुक्स में इसको ऐसे भी डायग्राम देखेंगे, सेम डायग्राम जो ये है, आपको यहाँ पे ई नॉट दिखेगा, यहाँ पे आई दिखेगा, इवन दैट इज ओके, क्योंकि ये जो है इसको हमने सिर्फ पकड़ के इसको घुमा दिया, इसको घुमा के आप यहाँ पे ले आओ और इसको घुमा के यहाँ ले आओ, तो हमारा ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा। इवन देन इट इज ओके, करंट इज हियर, ई इज हियर, दे आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री। कहीं से भी आप इसको ले जा सकते हो और कैसे भी डायग्राम्स बना सकते हो, लेकिन दोनों वेक्टर, ये इसलिए बनाया मैंने ऐसे, इससे आपको वेव क्लियर पिक्चर दिखती है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और समझाती हूँ और एक न्यूमेरिकल देती हूँ, तो ये वाली क्लास का आपको ये चीजें समझ में पूरी आएंगी। मैंने कहीं लिखा था आई नॉट, वेयर इज दैट, आई नॉट हियर। ये वैल्यू याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, अभी आपको समझ में आएगा। पिछली बार हमने लिखा था आई नॉट इज ई नॉट अपॉन आर, वो तो ओम्स लॉ सिंपल था। यहाँ पे एक नई चीज आ रही है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। इसको मैं स्टार बना देती हूँ, इसको आप याद रखिएगा, स्टार मीन्स इम्पोर्टेंट। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ये जो ओमेगा एल है ये क्या है, इसको मैं और समझा देती हूँ एक बार। Here we are defining a new quantity now. मैंने अभी आपको लिख के बताया I नॉट is equal to E नॉट upon ओमेगा L। अभी भी यहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड रहेगा। जो करंट है it is something related to EMF and the ratio of resistance। ये जो ओमेगा L है, अब इसको हम एक नया नाम देंगे। It is called as inductive reactance। resistance नहीं बोलेंगे, it is called as inductive reactance, XL। XL नाम दे रहे हैं इसको। XL is equal to omega into L। It is also omega 2 pi nu L, where what is nu? It is the frequency of AC supply। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो करंट को ऐसे ही लिमिट करती है एक इंडक्टिव सर्किट में, जैसे रेजिस्टेंस लिमिट करती है करंट को प्योर सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is directly proportional to the inductance and also to the frequency। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जितनी ज्यादा इंडक्टेंस उतनी ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वो बताना, ये 1 मार्क क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता है। What is the value of XL in DC circuit? What is the value of XL, inductive reactance, in DC circuits? बताएं। आपने ये वर्ड पहले सुना था, इंडक्टिव रिएक्टेंस? नहीं सुना? नो मैम। क्यों नहीं सुना? क्योंकि इसकी वैल्यू है ही नहीं डीसी सर्किट्स में। हमने एसी सर्किट पढ़े तभी ये आया, ऐसा क्यों है? मैम क्योंकि डीसी सर्किट में जो आई है वो वेरी नहीं करता, मतलब ऐसे करंट का तो लेना देना ही नहीं है इंडक्टिव रिएक्टेंस में। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो मैंने एक्सएल बता दिया, विच इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई म्यू एल।
यहाँ आई तो है ही नहीं, मैम थोड़ा सा और Voltage. क्वेश्चन मैंने फिर से दे दिया। ओमेगा तो 2 पाई/t होता है ना, हाँ, तो आपने तो ओमेगा एल को 2 पाई/म्यू एल लिखा न्यू है। न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी। मैम ये कैसे लिख दिया? हाँ हाँ लिख सकते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। 1/t। हाँ हाँ। और मैम यही एल इसका क्या आंसर है? छुपा हुआ है। मैंने आपसे इसलिए मैम बोला कि आप मैम फ्रीक्वेंसी नहीं होती डीसी मैम इसमें, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज तो। उतनी जीरो, तो वो भी जीरो हो गया पूरा। डीसी सर्किट में तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती। न्यू इज इक्वल टू 0 इन डीसी सर्किट। और मैम एल क्या है? एल आप बताओ क्या है? व्हाट इज एल? स्लोप। स्लोप। अरे इंडक्टर है। मैम सेल्फ इंडक्टेंस। 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 अच्छा जो अच्छा। हम अभी पढ़ रहे हैं ये वही है। ये देखो यहीं से तो आया ये ओमेगा एल, ये रहा ना, यहीं से तो लिया हमने। एल इज इंडक्टर। और मैम ये कहाँ से आई है इक्वेशन, आई नॉट इज इक्वल्स टू ये ई यहाँ नॉट से आया अपॉन। ना। कैन यू सी दिस इक्वेशन? यस मैम। इतनी इक्वेशंस हो गई कि कंफ्यूजन हो गई। यस मैम बहुत ज्यादा तो हो गया। ये क्वेश्चन याद रखना। इन डीसी सर्किट देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, so in DC circuit the value of XL is equal to 0. No inductive, word is reactance, no inductive reactance in DC circuit. ठीक है, there is no inductive reactance in DC circuit. इसका मतलब pure inductance offers zero resistance to DC. इसका मतलब प्योर इंडक्टर डीसी को कम नहीं कर सकता, इट कैन नॉट रिड्यूस डीसी, इसका ये भी मतलब है। प्योर एल कैनॉट रिड्यूस डीसी, डीसी को रिड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस ही चाहिए होगी, इंडक्टर डीसी को रिड्यूस नहीं कर सकता। XL is an important quantity, it is omega L, याद रखना। इसका यूनिट भी निकाल देते हैं। ओमेगा इज 1/2 and L is Henry. So Henry per second is the unit of XL. इसका यूनिट और निकालते हैं। हेनरी का यूनिट लिखो वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड। तो ये सब कट करके की वैल्यू आ गई ओम। इट इज हैविंग द सेम वैल्यू एज रेजिस्टेंस, इसलिए डायमेंशंस जो रहेंगी रिएक्टेंस की और रेजिस्टेंस की वो सेम रहेंगी। रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस हैव सेम डायमेंशन। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये हमेशा याद रहेगा। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। हाँ, मैंने आपको ग्राफ पूछा था एक बार, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एक्सेल एंड ओमेगा, इसको और कर लो। आई नो इट इज अ टाइम, बट 2 मिनट और एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट थिंग। हाउ आर दे रिलेटेड? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? यस मैम, आ रही बिल्कुल है? नहीं आ रही थी, बीच में अटक गई थी बिल्कुल। अच्छा, अभी आ रही है। हम एक ग्राफ और बना लेते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इसका। तो एक्स और ओमेगा हाउ आर दे रिलेटेड? दे आर रिलेटेड लीनियरली विद एल, तो द स्लोप गिव्स यू एल। ये याद रखना है हमेशा, जो स्लोप है वो एक्सएल देगा, एल देगा, स्लोप इज एल। किसी इंडक्टर की वैल्यू निकालनी हो, आपके पास एक्सएल है, ओमेगा है, आप इंडक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कर दो। लेट अस सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव जस्ट सेड। एक 100 हर्ट्ज का एसी है जो फ्लो कर रहा है एक कॉइल में जिसका इंडक्टेंस है 14 मिली हेनरी, 10 to the power -3। रिएक्टेंस बताओ कितना है?
अगर एग्जाम में ये जो मैंने आज कराया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर का तो यहाँ तक फेजर डायग्राम तक। ठीक है, जो मैंने ये सारा लिखा ये 3 मार्क्स का है। प्योर मैम इंडक्टिव सर्किट। 2000 आंसर बताऊं क्या? हाँ आंसर बताओ। ये 2000 यहाँ तक तो आपका 3 2800 मार्क्स पाई और 2 इंटू नंबर 10 का रेज़ टू पावर या तो माइनस ये या फिर यस। एक फ्रीक्वेंसी दे दी मैंने आपको, कॉइल दे दिया, एक्सेल निकालना है कितना है। एक्सेल कैसे निकालते हैं? ओमेगा एल, ओमेगा यहाँ वैल्यू नहीं दे कि हम ऐसे भी निकालते हैं, 2 पाई न्यू एल निकाल लो, 2 पाई 100 14 इंटू 10 टू द पावर -3 निकालिए कितना आया, so many ohms। Excel is also a resistance, type of resistance, लेकिन ये reactance बोलते हैं। बस कैलकुलेट करना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, L is 1 हेनरी और रेजिस्टेंस बहुत छोटा रेजिस्टेंस ले रहे हैं और हमने E नॉट लिया है 220 वोल्ट्स, मेंस लिया है AC मेंस 220 वोल्ट्स। AC मेंस की फ्रीक्वेंसी बताओ या नहीं बताओ, वो हमेशा 50-50 हर्ट्ज रहती है अगर AC मेंस वर्ड आ जाए तो। AC मेंस जो हमारे घरों में चलता है, इंडिया में चलता है। आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, virtual value of current। Let me take your attendance by the time you are solving. Just yes, your attendance is marked. L is 1 Henry, E virtual is 220 volts. So E virtual. Frequency 50 hertz. What is the value of I virtual? आज घर जाके करना है इस क्वेश्चन को, घर में बैठे हैं मतलब in homework do this question and do such questions, more of such questions, ताकि आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को करना आए। मैम मेरा तो आ रहा है 5500 अपॉन पाई, अगर इस वाले फॉर्मूले से करते हैं तो आई नोट इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा एल। ये मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन का आंसर, आपको सिर्फ सॉल्व करना बाकी है। fill in the blank and get the answer। ठीक है, करिए इसका मैम सॉल्व। 22 डिवाइडेड बाय 10 पाई इंटू cos 100 पाई t। सॉल्व करना 0.7 इसका आंसर है, 8.8 इसका आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए and those who want to leave can leave, I have already taken your attendance। t is equal to 0, who is saying that? शशांक, कौन सा t 0 है? मैम वो पूरी वेव इक्वेशन बताई थी, उसके अंदर t को 0 लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ ओके। मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में ये 10 की पावर -3 कहाँ से आया था? अरे ये दे रखा है मिली एम्पियर, मिली हेनरी। ओह मिली है जिसको क्या? जाना है छोड़ दो यस क्लास, मैम, यस वी आर मैम। जस्ट डिस्कसिंग। आपका टाइम हो गया 10 बजे का। हाँ पूछो। नहीं मैम, वो बस मिली नहीं दिखा था, दिख गया। कलर लगाने से दिख गया। हाँ हाँ सिंपल है ना, एक्सएल इज ओमेगा एल। आपको देखना चाहिए फ्रीक्वेंसी आ गई, एल आ गया, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्सएल पूछा है, एक्सएल के तो दो ही फॉर्मूला है, या तो ओमेगा एल या फिर 2 न्यू एल। इसलिए मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन दिया आपको, फिर मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया। डिफिकल्ट भी क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में क्या है, ई आई इज इक्वल टू ई अपॉन एक्सएल, यही तो है जो हमने पूरा टाइम यूज करा, ये जो हमने फॉर्मूला लिया है हमारा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन एक्सएल। हर जगह तो यही है ना, यहाँ से हमने जो डिराइव किया है, जिसको मैंने टिक लगाया था, नाउ यू रिमेम्बर दिस वन।
यही तो है, मैक्सिमम की जगह वर्चुअल दे दिया। करंट तो कुछ भी दे सकते हैं। करंट के कितने फॉर्म्स हैं? आई नॉट, आई वर्चुअल, वर्चुअल इफेक्टिव आरएमएस वो एक ही है, ठीक है, और आई बार, मीन वैल्यू ऑफ करंट, कुछ भी दे सकते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। So now if you want to ask anything, do homework, 10 questions of pure inductive circuit. और भेज देना उसको गूगल क्लासरूम में, देखो कौन कौन कर रहा है। मैं आज अभी डाल दूंगी ग्रुप में क्वेश्चन, डू 10 क्वेश्चंस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसको पूरे को लिखो, सब कुछ लिखो, ये जो मैंने आपको लिख के बताया, राइट एवरीथिंग, ड्रॉ दीज डायग्राम, बोथ डायग्राम्स, ठीक है। सो आई होप you have liked physics. Okay, thank you very much. So I hope you are able to understand the things and you like that this part of AC circuit. So okay, I hope you understand AC circuits and you like it. जो कोई समझ में नहीं आया हो बच्चों वो